नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो हमने ये करंट अफेयर्स की शुरुआत की है उसमें हमने रविवार को पढ़ा था राजस्थान का करंट अफेयर्स, कल सोमवार को पढ़ा था भारत का करंट अफेयर्स, और आज हम जो इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है, जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के वीक के क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा करंट अफेयर्स पिछले वीक का आज कवर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम अगले संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को तीनों दिन करंट अफेयर्स पूरा कवर कर लेंगे। तो ये हमने अलग अलग किया है ताकि हमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो वही पढ़ें, बाकी ऐसे फालतू में पूरा टाइम पास नहीं करें। तो इसलिए केवल हमारे पढ़ने लायक ही मैटर में उठाता हूँ। और अगर आप करंट अफेयर से संबंधित सभी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब हम हर वीक पूरा करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम पास करने वाला हो जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तीनों पूछे जाते हैं, तो उन तीनों को हम अलग अलग कवर करेंगे, फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे, कम से कम टाइम पास के साथ कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो के बीच में कभी सब्सक्राइब लाइक का नहीं कहता, पहले ही बोल देता हूँ। जिसको पसंद आए वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के अलावा भी अन्य पीडीएफ भी मिलेगी जो आपके पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस खेल से संबंधित है? वह किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस। तो वो कौन से, किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। स्पेन के है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने, स्पेन के है राफेल नडाल, उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। वो अपना अंतिम मैच खेलेंगे डेविस कप में। जो डेविस कप 19 से 24 नवंबर 2024 को स्पेन में ही होगा, मेलागा में। मेलागा स्पेन में डेविस कप होगा, उसमें राफेल नडाल का वो अंतिम मैच होगा। उन्होंने अपने मैच से, खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्हें किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले किनको कहा जाता है? राफेल नडाल को। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। और नडाल क्ले कोर्ट पर, क्ले कोर्ट यानी टेबल टेनिस का एक ये खेलने का मैदान का प्रकार होता है क्ले, तो उस ये क्ले कोर्ट पर ज्यादा खेलते हैं, तो इसलिए ये किंग ऑफ क्ले कहलाते हैं। तो ये फ्रेंच ओपन है ना, तो यो क्ले कोर्ट पर ही होता है। फ्रेंच ओपन किस पर होता है? क्ले कोर्ट पर। तो इसके ये मास्टर खिलाड़ी थे, उन्होंने रिकॉर्ड 14 एकल खिताब जीते फ्रेंच ओपन के। फ्रेंच ओपन के कितने जीते इन्होंने? 14 एकल खिताब जीते। फ्रेंच ओपन के 14 एकल खिताब जीते हैं। तो इसमें ये चार महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें देखो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल के शुरुआत में कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद में होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन के बाद में होता है यूएस ओपन। तो इस प्रकार ये चार टेनिस के महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं। इन चारों में जो जीतता है उन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इन चारों के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। विंबलडन यूके में होता है। विंबलडन कहां पे होता है? यूके, इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, ये तो ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में, यूएस ओपन यूएस में, ये विंबलडन ओपन यूके। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों में इन्होंने, राफेल नडाल ने कितने जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम। चारों में जीते हैं 22 ग्रैंड स्लैम। लेकिन फ्रेंच ओपन में जीते इन्होंने 4, यूएस ओपन में, फ्रेंच ओपन में 14 है, यूएस ओपन में 4, 2 विंबलडन ओपन में, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन में। 2 कितने? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो इस प्रकार इनके ये 22 ग्रैंड स्लैम है। लेकिन फ्रेंच ओपन में सर्वाधिक ज्यादा, सबसे ज्यादा 14 इन्हीं किया है। और टोटल देखे ना, तो टोटल इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है। जबकि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी है, नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी है? सर्बिया के। उनके पास 24 ग्रैंड स्लैम है। कितने हैं? 24 ग्रैंड स्लैम। ये 2 नंबर पे है पूरे विश्व पे देखे तो, 2 नंबर पे। इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है, लेकिन नोवाक जोकोविच के पास, याद रखना, 24 ग्रैंड स्लैम है।
जो सर्बिया के खिलाड़ी है, राफेल नडाल किसके है, स्पेन के खिलाड़ी है। और उसके बाद में आते हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर के पास से 20 ग्रैंड स्लैम है। तो इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सिंगल्स का गोल्ड जीता था, किसने, राफेल नडाल ने। और 2016 के रियो ओलंपिक में मेंस डबल का गोल्ड जीता था। तो इस प्रकार राफेल नडाल ने टेनिस में बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो इनको आप याद रखना, क्योंकि अभी संन्यास ले रहे हैं तो इस चर्चा में आए थे, तो इसलिए इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखना। उन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और फ्रेंच ओपन के 14 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 तक, 2025, 26, 27 इस प्रकार 3 साल के लिए मानव अधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों का चुना है, तो 15, 20, 25, 18। तो कितने को चुना है, 18 को। कितने सदस्यों को चुना है, 18 सदस्यों का चुनाव किया है। तो 2000 इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2025-27 कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद है। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 47 सदस्य होते हैं, जिनमें से 18 सदस्यों का चुनाव अभी हुआ है। 18 सदस्यों का चुनाव अभी हुआ है। ये 18 देश है, बेनिन है, बोलीविया है, कोलंबिया है, साइप्रस है, कतर है, थाईलैंड समेत कुल 18 देश है जिनको गुप्त मतदान के द्वारा चुना गया। ये 1 जनवरी 2025 से होंगे, 2025 के लिए होंगे। उसके बाद में 2026 रहेंगे और 2027 एंड तक, 2027 एंड तक, ये 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसमें 47 सदस्य होते हैं, ध्यान में रखना। और यह एक अंतर सरकारी निकाय है। कैसा निकाय है, अंतर सरकारी निकाय है, जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। कब हुई थी, 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 47 सदस्य देश होते हैं और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय याद रखना, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ पूछा गया है। तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड मानवाधिकार परिषद का। और सदस्य कितने होते हैं, 47 सदस्य होते हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका मकसद तो मानवाधिकार की सुरक्षा करना है, सुनिश्चित करना, यही होता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उमर जेनिफर। उमर जेनिफर मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 47 सदस्य देश होते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है दोस्तों, इतनी याद रखने वाली बातें हैं। अंतर सरकारी निकाय 15 मार्च 2006, 47 सदस्य, जेनेवा स्विट्जरलैंड, उमर जेनिफर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस। तो यह किया गया लाओस में। तो दोस्तों, ये आसियान क्या है, आसियान जो साउथ ईस्ट में जो दक्षिण एशिया के साउथ ईस्ट है, उसमें 10 देश है। उसमें कितने देश है, 10 देश। 10 देशों का एक समूह है। 10 देशों का एक समूह है जो 1967 में बना था। 1967 में यह बना था। तो इन 10 देशों का समूह है। तो मैप पे देख लेते हैं हमें। यह है हमारा आसियान। तो आसियान ये भारत का है, अपने पूर्वोत्तर भारत है। ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत है। ये चीन है, ये बांग्लादेश है, इधर हमारा भारत है। तो इसके इधर जो भी देश है ना, ये आसियान देश कहलाते हैं, क्योंकि एशिया के किस तरफ आते हैं। ये आसियान का पूरा नाम है एशिया साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन। ठीक है, तो एशिया साउथ ईस्ट के नेशन है। एशिया साउथ ईस्ट के जितने भी देश है, ये 10 देश है, 10 देशों का समूह है। इसमें देखो म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश। म्यांमार के बाद में ये थाईलैंड है, ये लाओस है, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, ये वियतनाम। 5 हो गए। वियतनाम में इधर ये मलेशिया, ये 2 द्वीप रखता है मलेशिया, इधर से और इधर से। ठीक है दोस्तों, और ये सिंगापुर यहाँ पे है, इत्तूसा। कितना है, सिंगापुर, इत्तूसा है। और ये इंडोनेशिया इनमें सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया का ये भी द्वीप है। इंडोनेशिया ये इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा द्वीप है। इंडोनेशिया ये पूरा फैला हुआ है। ये देखो इंडोनेशिया, यहां से यहां तक ये इंडोनेशिया ही है पूरा। ये देखो, ये यहां से यहां तक सबसे बड़ा द्वीप, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, ये इंडोनेशिया है।
सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, ये ब्रुनई, ये है ब्रुनई इत्तुसा, यहाँ पे है ये ब्रुनई। ठीक है दोस्तों, ब्रुनई ये तो मलेशिया का ही पार्ट है, और ये है फिलीपींस, ये है फिलीपींस। तो इस प्रकार इन 10 देशों का ये है साउथ चाइना सी, जिसमें टेंशन बनी रहती है, ये है साउथ चाइना सी। इसमें इस चाइना की 9 डेज लाइन होती है, तो इस 9 डेज लाइन पे ये अपना कब्जा बताता है, तो इसलिए ये फिलीपींस है, वियतनाम है, ये इनका विरोध करते हैं। और यह है ताइवान, यह क्या है? यह यहाँ पे है ताइवान, और ये चाइना है ही। तो इस प्रकार ये मैप में आपको समझ में आ गया होगा ज्यादा। तो ये आसियान देश है, आसियान 10 कंट्री यही है, और आसियान बहुत बार क्वेश्चन में बना रहता है, तो इसलिए मैंने पूरा मैप से समझाने की आपको कोशिश की है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। तो इस प्रकार यह 10 देशों का समूह है, और 10 देशों के इस समूह को ने अपना एक संघ बना रखा है आसियान, जो 1967 में बना था। कब बना था? 1967 में। ठीक है दोस्तों, इनका शिखर सम्मेलन होता रहता है। तो इस प्रकार इस बार किस में हुआ था? इस बार हुआ था लाओस में। कहां पे हुआ था? लाओस में। ये रहा लाओस, लाओस में इस बार आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये 44वां था, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस के वियनतियाने, कहां पे हुआ था? वियनतियाने में। वियनतियाने में किया गया था। इसकी थीम थी आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। तो लाओस के राष्ट्रपति थे थोंगलोउन सिसोउलित, उन्होंने इसको संबोधित किया था। और प्रधानमंत्री मोदी गए थे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो ये आसियान देश है ना, ये पूरा संघ और भारत, इनका भी शिखर सम्मेलन होता है, इनका भी एक शिखर सम्मेलन होता है, जो इस बार कितनवां था? 21वां था। 21वां शिखर सम्मेलन था, उसको भी उन्होंने संबोधित किया। और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें 11 देश शामिल है पूर्वी एशियाई। तो ये आसियान देश, इसमें भारत है, चीन है, ये पूर्वी एशियाई देशों में शामिल है। तो उसके पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, और 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। तो ये याद में रखना, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था, और 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन था। ये हुआ कहां पे था? ये लाओस में हुआ था। और आसियान क्या है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। तो ये वर्ष पूछा जा सकता है आपको। इसके संस्थापक सदस्य थे, जब ये बना था तो उस समय केवल 5 सदस्य शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर बनाया था। बाद में धीरे धीरे 5 सदस्य देश और जुड़ गए। तो इस प्रकार वर्तमान में कितने सदस्य देश हो गए? 10 सदस्य देश हो गए, जो मैं अभी हमने मैप में देखे। ये पूरा जो ईस्ट साउथ एशिया है पूरा, उसी 10 देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईएनएस तलवार भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैरीटाइम, IBASAMAR 8, मतलब 8वां अभ्यास था। यह समुद्री अभ्यास में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? हमारा आईएनएस तलवार एक जहाज है, ब्रिगेड जहाज है, वो इस अभ्यास में शामिल होने गया है। आइबसमर में शामिल होने गया है। ये कहां पे हुआ था अभ्यास? दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहां पे हुआ था? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तलवार भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका मैरीटाइम ये अभ्यास होता है। इसमें शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन पहुंचा था। कहां पे? साइमन टाउन गया था। इसका उद्देश्य होता है अंतर संचालन को बढ़ाना। IBASAMAR 8 का मतलब क्या है? ये भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका मैरीटाइम, और ये क्या करता है? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। नौसेना की श्रृंखला को संदर्भित करता है। 2006 में इस पद्धति का पहली बार इस्तेमाल किया था। और आईएनएस तलवार है वो एक फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट है, फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट है। और 18 जून 2003 को इसको शामिल किया गया था। किसको? आईएनएस तलवार को। आईएनएस तलवार को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? 18 जून 2003 को। तो इसमें दोस्तों ये याद रखना, IBASAMAR ये पूछ सकता है 8, इसका क्या मतलब है? तो इसका भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका मैरीटाइम, इसका पूरा नाम क्या है?
भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका मैरीटाइम, ये इनके नौसेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है एक, जो जिसमें हमारा आईएनएस तलवार भाग लेने गया था, और इस प्रकार इस बार ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो इतना याद रखना दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा करेगी? किस देश की यात्रा करेगी? अल्जीरिया की, मॉरिटानिया की, मालावी की, या सभी की? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तीनों देश की यात्रा करेंगी 13 से 19 अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों। तो इसमें द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी की यात्रा करेगी। इन 3 अफ्रीकी देशों की ये पहली यात्रा है उनकी। और अल्जीरिया की कोई 39 वर्षों बाद हमारा राष्ट्राध्यक्ष या सरकाराध्यक्ष जा रहा है, 39 वर्षों बाद अल्जीरिया में। और यह राष्ट्रपति जी वहां पे अल्जीरिया में आर्थिक मंच को भी संबोधित करेगी। भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच है, भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को संबोधित करेगी द्रौपदी मुर्मू जी। और वह हम्मा बोटनिकल गार्डन है अल्जीरिया में, वहां पर एक इंडिया सेंटर की स्थापना करेगी। वहां पर क्या करेगी? इंडिया सेंटर की उद्घाटन करेगी। हम्मा बोटनिकल गार्डन है अल्जीरिया में। क्या है? हम्मा बोटनिकल गार्डन है अल्जीरिया में, उसमें एक इंडिया सेंटर है, उस इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेगी कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये 3 देशों की यात्रा करेगी, ध्यान में रखना, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। और इसमें ये तीनों अफ्रीकी देश है। इनमें अल्जीरिया में तो 39 वर्षों बाद जा रहे हैं, और इसमें कोई पहली बार जा रहा है राष्ट्रपति, मॉरिशस और मालावी में। ठीक है दोस्तों। तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी इन तीनों देशों की यात्रा पर जा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी कौन सी कंट्री में, मतलब महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और इन देशों की द्रौपदी मुर्मू जी यात्रा पर जा रही है। ठीक है दोस्तों। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, और मॉरिटानिया की राजधानी है नोवाकशॉट, मॉरिटानिया की राजधानी है नोवाकशॉट, और मालावी की राजधानी है लिलोंगवे। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना, कभी कई बार ये राजधानी पूछ लेते हैं, और बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है इनसे कुछ। यात्रा करके आ जाएंगे, यात्रा में जो होगा वो बाद में हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? 105वें, 107वें, 111वें और 100वें, किस स्थान पे है? तो भारत 105वें स्थान पर है, यानी भारत भूखों के देश में 105वें स्थान पर है, इतना भारत भूखा है। ठीक है दोस्तों, ये बता रही है ये रिपोर्ट, जो एक बाइस्ड रिपोर्ट है। बाइस्ड रिपोर्ट क्यों है? क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिनको भारत अनाज भेजता है, भारत अनाज दान में भेजता है, भारत अनाज भेजता है इस सहायता के रूप में, एड के रूप में। बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश है, नेपाल है, उनको हमसे ऊपर दिखा रखा है श्रीलंका, जिसमें इतना क्राइसिस आ रखा है, उनको भारत से ऊपर दिखा रखा है। तो ये एक बाइस्ड रिपोर्ट है, लेकिन हमें एक बार पढ़नी है, और इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने भी खंडित कर दिया है। तो इस प्रकार ये तो, लेकिन भारत की इसने रैंक कौन सी दिया है? तो 105वीं रैंक दी है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये इंडेक्स जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की है, और वेल्ट हंगर हिल्प जर्मनी की। ये दो संगठन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का संगठन है, और वेल्ट हंगर हिल्प जर्मनी का संगठन है। ये दोनों मिलकर जारी करते हैं। तो इनको याद रखना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का है, और वेल्ट हंगर हिल्प जर्मनी का। ये दोनों संगठन मिलकर इस हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं। तो हंगर इंडेक्स को कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह नहीं जारी करती है, ये दो संगठन है यही जारी करते हैं, तो इसलिए ये बाइस्ड हो जाती है, ये अपने हिसाब से जारी करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत 127 देशों को लिया था, उसमें 105वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों। हमसे भूखे कितने देश बच गए? 22 देश ही है जो हमसे गरीब है, ये इनका कहना है। ठीक है। और पिछले साल तो भारत और ज्यादा गरीब था, ये और ज्यादा भूखा था, 125 देशों में 111वें स्थान पर था। कितना था? 111वें स्थान पर था 125 देशों में। और 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था, यानी इस बार कुछ ठीक आई है हमारी रैंकिंग। लेकिन आप ये ध्यान में रखना, 2014 में ये रैंकिंग लगभग 50-55 के लगभग थी। कितनी थी? 55 है। तो ये 55 से हम डबल भूखे हो गए हैं यहाँ पे। देखो कितनों की रोटियां छीनी होगी, दिखता तो है नहीं, लेकिन ये 55 से हमें 111 पे पहुंचा दिए थे, लेकिन अब कुछ कम किया, 105 पे पहुंचाया है। ठीक है दोस्तों। तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कितने देशों को रखा है? 22 देशों को पहले स्थान पर रखा है इसमें, जिसमें बेलारूस है, बोस्निया है, चिली है, चीन पहले स्थान पे है, चीन में कोई भुखमरी नहीं है। ठीक है दोस्तों।
कोस्टारिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, तुर्की, उज्बेकिस्तान, यूएई ऐसे देशों को शामिल किया है। किसमें? पहले स्थान पे। ये तो पहला स्थान दिया 22 देशों को, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हमारे पड़ोसी देशों को देखो, नेपाल, नेपाल 68वें स्थान पर है। नेपाल जिसको भारत मदद भेजता है वो 68वें स्थान पर है, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार जहां पे सैनिक शासन लगा हुआ है, चारों ओर भुखमरी फैली हुई है, वो 74वें स्थान पर है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में अभी हालात हम देख ही रहे हैं, शेख हसीना वहां से आने के बाद क्या हालात है वहां पे, वो 84वें स्थान पे है, जिसको भारत एड भेजता है, अनाज भेजता है यहाँ से। और पाकिस्तान वो भारत के पास या 109वें नंबर पर है पाकिस्तान। पिछली बार तो ये होता पाकिस्तान को भी हमसे ऊपर दिखा दिया था, ठीक है दोस्तों। ये रिपोर्ट थी, हंगर इंडेक्स थी, लेकिन इसमें आपको अपने क्या करना है, अपने याद रखना है। अगर वन डे एग्जाम है तो उसमें 105वां रैंक ये सीधा पूछा जा सकता है, कौन सा रैंक है, ये जारी कौन करता है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको ये याद रखना। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का है और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी की है। ये दो संस्थाएं मिलकर जारी इसको करती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO दक्षिण पूर्व एशिया, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र कहां आयोजित किया गया? 77वां सत्र कहां आयोजित किया गया? भारत है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, तो यह किया गया भारत में। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय बॉडी गवर्न करती है। जो जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया हमारा जो भारत है, भारत के पास म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इन देशों का, और पूर्वी एशिया के देश है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इन देशों को 11 देशों को मिलाकर दक्षिण पूर्व एशिया इसकी WHO की गवर्निंग बॉडी बना रखी है। तो उसका 77वां सत्र है, यानी इस क्षेत्रीय बॉडी का 77वां सत्र भारत में आयोजित हुआ था। पूरे WHO का नहीं, केवल इससे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो क्षेत्रीय बॉडी बनाई हुई है WHO को, एक पार्ट है, ये WHO का ये पार्ट है। तो इसका सम्मेलन हुआ था ना, वो भारत में आयोजित हुआ था। कौन सा था? 77वां था, ठीक है दोस्तों। तो ये 77वां सत्र था जो 7 से 9 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में। और इसके स्वास्थ्य मंत्री हमारे JP नड्डा जी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन है, इसमें 11 सदस्य देश शामिल है, 11 सदस्य देश होते हैं। और ये बैठक हर साल किसी न किसी देश में आयोजित होती है, इन्हीं 11 देशों में आयोजित होती है। तो इस बार भारत में हुई थी। और WHO के दक्षिण पूर्व एशिया संगठन की निदेशक कौन है? अभी साइमा वाजेद है, इसकी निदेशक कौन है? साइमा वाजेद है। और ये 11 देश कौन कौन से है? इसमें है बांग्लादेश है, भूटान है, कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते। तो इस प्रकार ये 11 देश इस WHO की दक्षिण पूर्व एशिया गवर्निंग बॉडी में शामिल है। और इसका सम्मेलन अभी दिल्ली में हुआ था और JP नड्डा जी ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है दोस्तों। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बॉडी है। तो WHO के बारे में देख लेते हैं। तो WHO का स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO को मुख्यालय कई बार पूछा गया, तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस इसके महानिदेशक है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1949 को हुई थी, तो इसलिए स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हमें? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हमें? स्वास्थ्य दिवस। तो इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, इसलिए मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस इसके महानिदेशक है। और 194 देश इसमें शामिल है, ठीक है दोस्तों। और ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुआ है? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अभी भारत की द्विपक्षीय पहली यात्रा पर आए थे। तो उन्हें कितनी राशि का मुद्रा विनिमय भारत सरकार ने दिया है? 400 मिलियन डॉलर का, 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर या 700 मिलियन डॉलर। तो इनको दिया है 400 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई है, मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान इनको की गई है। तो भारत मालदीव को 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा देगा। और मालदीव अपने विदेशी ऋण का प्रबंधन करेगा, क्योंकि मालदीव पे कर्जा बहुत बढ़ गया है। वो चीन से ऋण ले लेके, दूसरे देशों से ऋण लेके बहुत कर्जा बढ़ गया है। और ये क्या मुद्रा विनिमय सुविधा क्या होती है? मुद्रा विनिमय सुविधा होती है दो देशों के बीच मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए की जाने वाली एक व्यवस्था है। इसमें दो देशों के बीच पहले से तय नियमों और शर्तों के तहत मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। पहले से तय
शर्तें होती है उनके तहत मुद्राओं का आदान प्रदान होता है, तो वही होती है मुद्रा विनिमय सुविधा। इसे करेंसी स्वैप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? करेंसी स्वैप भी इसको कहते हैं, करेंसी स्वैप भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो 6 से 10 अक्टूबर को भारत की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर आए थे। इनकी द्विपक्षीय यात्रा यह पहली थी, लेकिन इनकी यह भारत की पहली यात्रा नहीं थी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ग्रहण किया था ना, तीसरी सरकार अभी शपथ ग्रहण हुआ था ना मोदी का, शपथ ग्रहण में ये पड़ोसी देशों को बुलाया था, शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों को बुलाया था, तो उसमें ये शामिल हुए थे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन उस समय द्विपक्षीय यात्रा नहीं हुई थी। वो तो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और चले गए थे, लेकिन इस बार ये द्विपक्षीय यात्रा पहली है। द्विपक्षीय यात्रा इनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहली है। इससे पहले मालदीव में जो भी राष्ट्रपति बनना था उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा भारत की होती थी, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पहली यात्रा तुर्की की थी, जो भारत का विरोधी देश है, और दूसरी यात्रा चीन की थी, वो भी भारत का विरोधी देश है। क्योंकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर ही चुनाव जीता था। तो ये अपनी जनता को दिखा रहे थे हम भारत से विरोध करते हैं, भारत का विरोध करते हैं, इंडिया को आउट करेंगे। तो भारत के कुछ वहां पे 60-70 सैनिक भी थे, उनको निकालने का भी इन्होंने बोला था और कहा था इंडिया के सैनिकों को वापस जाना होगा। तो इस प्रकार ये कैंपेन चला के ये राजनीतिक हवाबाजी थी, लेकिन उनको अब समझ में आ गया है, इसलिए भारत से रिश्ते सामान्य करने के लिए वापस आए हैं। और इनके रिश्ते तब बिगड़े थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में वो जो बीच पे जो नहा करके डुबकी लगा करके दिखाई थी, उससे इनका टूरिज्म बहुत घट गया मालदीव का। क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट थे, भारत के टूरिस्ट जो मालदीव जाते थे, वो लक्षद्वीप जाने लगे, तो इसलिए इनको ये समझ में आया कुछ, तो इन्होंने अभी भारत से रिश्ते वापस सामान्य करने के लिए भारत की यात्रा अब की है। लेकिन इनको करनी कब चाहिए थी? जब ये बने थे, तो पहली यात्रा इनकी हमेशा भारत की होती थी, जो राष्ट्रपति बनता था। लेकिन इस बार इन्होंने तुर्की को चुना और तुर्की के बाद में चीन गए, लेकिन अब अंत में जब इनको पता चला कि भारत के बिना नहीं होगा, तो इसलिए भारत की यात्रा पर ये आ गए। ठीक है दोस्तों, और इस समय इन्होंने भारत रुपे कार्ड का भी शुभारंभ कर दिया, जो मालदीव में चलेगा। और यहाँ पे हनीमादू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके एक नया रनवे का उद्घाटन किया, जो भारत की मदद से बनाया हुआ है। और यहाँ पे मालदीव को थिलाफूसी द्वीप पर एक आधुनिक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने में भारत इसकी मदद करेगा। थिलाफूसी द्वीप है, इनके ऊपर वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने में भारत इनकी मदद करेगा। कौन से? थिलाफूसी द्वीप पर। और हनीमांदू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का उद्घाटन कर दिया। रुपे कार्ड इनके चलने लगेगा, इसका शुभारंभ कर दिया। और मालदीव के एक अड्डू शहर है, अड्डू शहर है, वहां पे अपना वाणिज्य दूतावास खोलेंगे भारत। और मालदीव हमारे बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ठीक है दोस्तों, यह थी मालदीव के संबंध में जानकारी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपने पर सहमत हुआ है? चागोस द्वीप समूह मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, भारत है, तो ये किसको सौंपेगा? ये मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है। दोस्तों ये भारत है हमारा, भारत यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे ये मालदीव है। यहाँ से ये मालदीव से 400-500 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे चागोस द्वीप समूह है, जो मॉरिशस का है। यहाँ पे डियागो गार्सिया एक आइलैंड है, जिस पर अमेरिका का एयरबेस है। यह इतने दिन यूके के कब्जे में था, यानी इंग्लैंड के कब्जे में था जो पहले था उसी से। तो इसको अब ये मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हो गया। किसको? मॉरिशस को सौंपने पर यह सहमत हो गए हैं। पहले ये नहीं दे रहे थे, आज तक ये अफ्रीका में इसका इंग्लैंड का अंतिम कब्जा था, अंतिम उपनिवेश था ये। तो इसको अब मॉरिशस को सौंप दिया, तो इंग्लैंड का अफ्रीका से पूरा उपनिवेश उठ गया है। ठीक है, पूरा उपनिवेश खत्म हो चुका है। तो ये था चागोस द्वीप समूह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि ये पक्का पूछा जाएगा, पीछे ये चर्चा में बहुत रहा था अभी, तो इसलिए चागोस द्वीप समूह को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये हिंद महासागर में स्थित है, इस पर इंग्लैंड का कब्जा था, मॉरिशस को यह सौंपेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। यह समझौता यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ हुआ है। तो इसमें ये चागोस द्वीप समूह है, जो डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस, और डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह इसी का भाग है, डिएगो गार्सिया, तो इन दोनों को मॉरिशस को ये वापस कर देगा। ये अफ्रीकी महाद्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत हो गया, क्योंकि ये अंतिम कब्जा था इंग्लैंड का, तो इसका अब अंत हो गया। तो इसलिए उपनिवेशवाद का भी ब्रिटिश का अफ्रीका महाद्वीप पर अंत हो चुका है।
तो इसे यह हिंद महासागर में स्थित है, ये तो अब मैंने बता दिया आपको। इसमें 60 द्वीप शामिल है, छोटे छोटे 7 द्वीप शामिल है, जो मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में है। कितना है? 500 किलोमीटर मालदीव से दक्षिण में, यानी भारत के दक्षिण में है ये। और इस पर 1810 में यूके का कब्जा हो गया था, यूनाइटेड किंगडम का कब कब्जा हो गया था? 1810 में। और जब मॉरिशस को स्वतंत्रता प्रदान की तो उससे पहले यूके ने क्या किया था? इस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया गया था, चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था जब इसको स्वतंत्रता दी थी, और इसे हिंद महासागर क्षेत्र का, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसको स्वतंत्रता दी थी 1968 में, मॉरिशस को 1968 में जब स्वतंत्रता दी थी ना, तो इसको चागोस द्वीप समूह को ब्रिटेन ने अपने अंडर रख लिया, और बाकी क्षेत्र जो मॉरिशस का था उसको 1968 में स्वतंत्रता दे दी, और कब्जा हुआ था इनको 1810 में। तो अब इस चागोस द्वीप समूह को वापिस से ये मॉरिशस को सौंप देगा, तो इसका इसलिए ये ब्रिटेन का जो उपनिवेश हुआ था अफ्रीका में, वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है ऊर्जा दक्षता हब का? जिनेवा स्विट्जरलैंड है, पेरिस फ्रांस में, बीजिंग चीन में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो ऊर्जा दक्षता हब, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। कहां पे है? पेरिस फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। ऊर्जा दक्षता हब का मतलब, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ऊर्जा में दक्षता लाना, यानी नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में लेना, जितना हो सके ऊर्जा से उसको प्रदूषण कम करना, यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का कार्य है। और इसमें अब भारत शामिल हो गया है। और ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या है? किसी काम को करने में कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना। इससे ग्रीन हाउस का गैस है, ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल को गर्म कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिससे जलवायु परिवर्तन का भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस कम करने पर सभी देश लगे हुए हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कम करने में ऊर्जा दक्षता का बहुत महत्व होगा। तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है इसका ऊर्जा दक्षता का मतलब है। और ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने से भारत को ऊर्जा दक्षता कम करने में विशेषज्ञों और संसाधनों के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त है। जो ये विकसित देश है जिन्होंने ऊर्जा दक्षता जो हासिल कर रहे हैं, ऊर्जा दक्षता यानी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कम से कम उपयोग में जो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसमें ऊर्जा कम लगे, और ऊर्जा को बनाए ऐसे जो नवीकरणीय ऊर्जा हो जिससे प्रदूषण कम हो। तो इसी प्रकार ऊर्जा दक्षता के जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भारत को मिलने में सहायता मिलेगी। भारत अगर इस हब में शामिल हो जाता है तो अब भारत इस हब में शामिल हो गया है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में, तो भारत को वो टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। तो इसलिए भारत अपने नवीन ऊर्जा करने में या टेक्नोलॉजी लेने में भारत को ये फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये था अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब 16 देशों का एक स्वैच्छिक सहयोग संगठन है। ठीक है, जो 2021 में बनाया था, 2021 में इसका स्थापित किया गया था। ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। कहां पे? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसमें भारत शामिल होने से पहले 16 देश शामिल थे। वो कौन कौन थे? ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार ये 16 देश शामिल थे। भारत ने ऊर्जा दक्षता हब पर शामिल होने के लिए साइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज से ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस 7 दिनों में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। कल इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया। इस प्रकार जो सभी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो पूरे नोबेल पुरस्कार फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे कल एक मैं वीडियो डालूंगा जिसमें पूरे नोबेल पुरस्कार फुल डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप इसी प्रकार अपने करंट को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा वीडियो जब भी आए तो आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम इसी प्रकार ये सीरीज चलाएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिनों में हम पूरे 7 दिनों का करंट अफेयर्स वो भी अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।